हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वन सेकेंड आपके लिए हम लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री का लेक्चर वीडियो, जिसमें हम आज के लिए आपको पढ़ाने वाले हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड के प्यारे बच्चों के लिए जो चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। आज है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 और इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर। जी हां, इसके पहले कई सारे जो लेक्चर्स हुए यानी 3 लेक्चर हुए, उसमें कई सारे टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिए। अगर आपको मैं क्विकली बता दूं तो फटाफट से आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमने देखा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, फिर हमने देखा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, हमने देखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, हमने देखा कि रेडॉक्स रिएक्शन किस तरीके से आप कर सकते हो। देखो हमने ये बता दिया था आपको, साथ ही में बताया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होता है उसके हेल्प से कैसे रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ये भी हमने कंप्लीट करा दिया है दोस्तों। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे असाइन किया जाता है कोई भी गिवन पर्टिकुलर चीज के ऊपर, बहुत सारे रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के, एक न्यूमेरिकल प्लस दो न्यूमेरिकल हमने करा है जो कि हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, तो ये जरूर से हमने कराया। स्टॉक नोटेशन पिछले लेक्चर में कराया था, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक नोटेशन, एंड साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन कैसे करते हैं, दोनों मेथड से आपको समझाया था, जो कि था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा हमारा हाफ रिएक्शन मेथड। ये दोनों ही मेथड से हमने आपको सॉल्व करा दिया, यानी आपको चीजें समझा दी थी। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे लेक्चर्स जरूर से अटेंड किए थे। ठीक है दोस्तों, किए थे कि नहीं जरूर से मुझे बताना। तो आज चौथा लेक्चर है और एक आखिरी टॉपिक, एक ही सिंगल टॉपिक बचा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मुझे एक्सप्लेन करनी है कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना, छोटा वीडियो होगा, हो सकता है 15 मिनट के अंदर हम कंप्लीट कर दे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझाएगा। पूरा कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है। अब बेसिक तौर पे हमने क्या देखा था, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है। क्या देखा था हमने कि रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है, दैट इज नथिंग बट द रेडॉक्स रिएक्शन। हमने देखा था अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एट द सेम टाइम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है हाफ रिएक्शंस में, तो उसको भी हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो उसी चीज को साबित करने के लिए या फिर उसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और एक टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन तो हमें दिखाना है, रेडॉक्स रिएक्शन हमें परफॉर्म करना है, लेकिन किसके हेल्प से? इलेक्ट्रोड की हेल्प से। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल के हिसाब से हम लोग चीजें करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो हम लोग को एक बेसिक रिएक्शन कंसीडर करना है जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। याद है 10वीं में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि कभी भी कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट या फिर कंपाउंड किसी दूसरे को रिप्लेस कर दे, जाके उसकी जगह पे आ जाए और उसके साथ रिएक्ट कर दे, तो दैट रिएक्शन वी कंसीडर्ड एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था, याद है कि नहीं? मुझे कमेंट करके बताओ यार। देखो आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, कंटिन्यूअस फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायोलॉजी के 11th स्टैंडर्ड के लिए वीडियोस हम डाल रहे हैं। अभी फिलहाल में थोड़ा सा बिजी इसलिए भी है कि 12th के लाइव रिवीजन चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंसीडर होता है 12th के लिए, लेकिन ये मेहनत किया जा रहा है आज जो 12th में बच्चे हैं, लेकिन ये आपके लिए भी इनडायरेक्टली मेहनत है क्योंकि आप 11th के बाद 12th में भी तो जाने वाले हो ना। तो वो जो मेहनत हमने पहले ही 12th के लिए कर रखी है वो आपके लिए भी तो है, आपके लिए भी तो काम आएगी वो चीज। तो मैं इतना ही चाहता हूं कि देखो मुझे नहीं पता कि यार जेआर कॉलेज को आप किस तरीके से देखते हो, लेकिन यार मेरा ये जो जेआर कॉलेज चैनल को लेकर सपना है ना, ये बहुत बड़ा सपना है। जेआर ट्यूटोरियल्स पे तो हमने मेहनत किया और लगभग 15 लाख की फैमिली वहां पे कंप्लीट की है, लेकिन यहां पे हमारा जो मकसद है वो उससे काफी ज्यादा बड़ा है। हम चाहते हैं कि 11वीं और 12वीं बच्चों को हम इतना प्रॉपर और इतना फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दे दे कि यार आप लोगों को कहीं और मतलब सोचने की भी जरूरत ना पड़े। इतनी बेहतरीन तरीके से यहां पे चीजें हम प्रोवाइड करेंगे। साथ में आने वाले चीजें जैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, नीट हो गया, जेई हो गया या फिर एमएसटी सीटी हो गया, इसके भी तैयारी हम कराएंगे आप लोग के लिए। तो बस मुझे थोड़ा सपोर्ट आपका चाहिए, बहुत सारी मेहनत यहां पे होने वाली है आने वाले दिनों में, ठीक है। अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि कंटेंट की तो कमी इस चैनल पे नहीं है और मेहनत की कमी बिल्कुल नहीं है, बस सोच की नजरिए की एक तरीके से आप बोल सकते हो कमी है। तो आप जिस प्रकार से सोचते हो वो जरूर मैटर करेगा, तो प्लीज हमें सपोर्ट करना, बस इतना मैं मुझे बोलना चाहूँ। तो रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे थे हम लोग, तो समझ लो सबसे पहले हम लोग ने कंसीडर किया एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने लिख दिया कि जिंक मेरे पास अवेलेबल है, जिंक सॉलिड मीडियम है, कॉपर 2+ आयन एक्वस मीडियम में प्रेजेंट है, एंड यहां पे आप देखोगे राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में आपके पास जिंक 2+ एक्वस में और कॉपर सल्फेट है। तो हो क्या रहा है यहां पे, अगर मैं बात करूं कि जिंक जो है आप देखोगे तो जिंक जो है यहां पे जा रहा है और यहां पे Zn2+ एक्वस के फॉर्म में आ गया। तो पहले जिंक सॉलिड फॉर्म में था, अब यहां पे आ गया जिंक 2+। तो यहां पे क्या हुआ, अगर कोई चीज पॉजिटिव हो जा रहा है जाके, मतलब मेरे अंदर से निगेटिविटी चली गई, तभी तो मैं पॉजिटिव बनूंगा ना। मतलब यहां पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है।
तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है, और मुझे पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, याद रखना। और एक और चीज आप याद रखोगे कि एनोड जो होता है, मतलब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, करेक्ट है। तो इलेक्ट्रोड में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ये हमको पता है, बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको एनोड बोलते हैं, मैं आपको कहीं साइड में लिख के दिखाता हूं। जो पॉजिटिव होता है उसको एनोड बोलते हैं, जो निगेटिव होता है उसको कैथोड बोला जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो एनोड और कैथोड हो गया। तो एनोड जो होता है हमेशा याद रखना पॉजिटिव होता है, और कैथोड जो होता है निगेटिव होता है। और जहां पे भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस अगर हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस जहां हो रहा होगा वो एनोड होगा, और जो रिडक्शन प्रोसेस हो रहा होगा वो कैथोड होगा। ये आपको 2 बेसिक चीजें याद रखनी है। इसका यूज हम लोग आगे करेंगे जब हम डैनियल सेल के ऊपर जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाऊंगा, लेकिन उसका एक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज डैनियल सेल, विच इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो चाहे वो हम लोग गैल्वेनिक सेल की बात कर ले, वोल्टेइक सेल की बात कर ले, तो उसका एग्जांपल है डैनियल सेल। लेकिन यहां पे हम देख रहे थे कि जिंक मेरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, मतलब कहीं ना कहीं मेरा ऑक्सीडेशन किया। उसी प्रकार मेरा जो कॉपर है Cu2+ एक्वियस मीडियम में था, अब यहां पे क्या हो रहा है, सॉलिड बन गया। तो मैं पहले पॉजिटिव था, देखो मैं पहले पॉजिटिव था, लेकिन अब मैं नॉर्मल बन गया, न्यूट्रल बन गया, देखो न्यूट्रल बन गया। तो जब मैं पॉजिटिव था न्यूट्रल बन गया, मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर थोड़ी तो निगेटिविटी आई होगी, मतलब क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2+ से सीधा 0 पे आ गया, मतलब न्यूट्रल पे आ गया। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, और जब गेन होता है दैट इज नथिंग बट द रिडक्शन। तो ये आपका क्या है, एक बेसिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जो मैंने आपको बताया। अब ये जो बेसिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या फिर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, इसको हम लोग, ये रिएक्शन को हम लोग 2 तरीके से बता सकते हैं। आपको 2 तरीके से इसको आपको बताया जा सकता है, 2 तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है। पहला तरीका यह है कि अगर मान लो कि मेरे पास एक बीकर है, मैंने एक बीकर ले लिया, उस बीकर के अंदर मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया जिसका नाम हमने रखा, नाम रखा मतलब एक सॉल्यूशन ले लिया, किसका, कॉपर सल्फेट का हमने एक सॉल्यूशन ले लिया। एक बीकर लिया, बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। अब मुझे बताओ इनिशियल तौर पे ये कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा। ये सबको पता है, कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, द सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, ओके। अब इस बीकर के अंदर देखो, थोड़ा रफली डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन करना है, ताकि आपको 10 से 15 मिनट के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट करा के दे दूं, ठीक है। अब ये जो पूरा बीकर है, इसके अंदर ये जो लिक्विड आप देख पा रहे हो, ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ना इसके अंदर ना एक जिंक का इलेक्ट्रोड, जिंक का एक रॉड डाल दिया। रॉड इज नथिंग बट इलेक्ट्रोड। तो मैंने जिंक, एक मेटल होता है, उसका एक मैंने इलेक्ट्रोड यहां पे डिप कर दिया, ठीक है। अब हो गया क्या कि जैसे ही मैंने जिंक इस सॉल्यूशन के अंदर, बीकर के अंदर डिप करूंगा इस रॉड को, तो एक रिएक्शन होगा। अब वो रिएक्शन क्या हो रहा है, तो पहले मैंने क्या किया, जिंक जो सॉलिड था, इलेक्ट्रोड जिंक क्या है मेरा सॉलिड है, उसको मैंने किसमें डिप किया, कॉपर सल्फेट, जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है ना वो। तो जिंक और कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक रिएक्शन होने लगेगा, जिसके वजह से होगा क्या कि ये जिंक जो है, जो कॉपर सल्फेट के अंदर जो सल्फेट आयन है ना, उसको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये हो क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहीं ना कहीं। तो ये क्या करेगा, ये चीज हमने 10th में पढ़ा था, आपको याद है, हमने 10th में एक चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, जिसमें हमें 4 टाइप के रिएक्शंस बताए थे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ये हमने 10वीं में पढ़ा था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताओ यार, आ रहा है कि नहीं याद। सेम उसी प्रकार का चीजें हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो यहां पे क्या करेगा, ये जिंक जो है ये सल्फेट के साथ चला जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बना लिया एक्वस मीडियम में, और बेचारा जो कॉपर था वो अकेला बच जाएगा सॉलिड। तो इस केस में हुआ क्या, इस केस में हुआ क्या कि जैसे ही आपने जिंक का रॉड इस जो सॉल्यूशन है, माफ करना, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, तो जिंक क्या किया, इसके अंदर के सल्फेट के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना दिया, और इसके अंदर जो कॉपर है वो क्या बच जाएगा, न्यूट्रल अकेला बच जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे ये रिएक्शन होगा, तो जो आपका कॉपर सल्फेट जो पहले ब्लू कलर का था, जो कॉपर सल्फेट पहले ब्लू कलर का था, अब वो क्या बन जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज भाई जो कॉपर सल्फेट था उसमें से कॉपर ही जब चला गया और जिंक उसके जगह पे आ गया, तो भैया वो जो सॉल्यूशन था वो ब्लू नहीं रहेगा, वो अलग हो जाएगा, और वो एक कलरलेस लिक्विड, कलरलेस फ्लूइड बन जाएगा। और जो दूसरा कॉपर था, क्योंकि कॉपर लास्ट में अकेला बच गया है, तो कॉपर जो था वो कैसा दिखेगा, रेडिश ब्राउन इन कलर आपको नजर आएगा। तो ये जो रिएक्शन है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो जैसे कि आप जानते हो कि जिंक ने कॉपर को क्यों रिप्लेस किया, यहां पे कॉपर सल्फेट था ना, ये कॉपर सल्फेट था, तो जिंक ने कॉपर सल्फेट को क्यों रिप्लेस किया, एक रीजन है उसके पीछे। रीजन ये है कि जो जिंक होता है ना, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि हमने बचपन में 9th या 10th में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रही थी, तो वो सीरीज के अकॉर्डिंगली
हमारा जो जिंक होता है इट इज मोर रिएक्टिव, वो किसी और चीज के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू कॉपर। तो जिंक का जो रिएक्शन पावर होता है या फिर रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली जो रिएक्शन एबिलिटी होती है वो कॉपर से ज्यादा होती है। तो जब जिंक की कॉपर से ज्यादा है तो जिंक के होते हुए कॉपर सल्फेट के साथ नहीं रह पाएगा। जिंक बोलेगा भाई मैं ताकतवर हूं, मेरा रिएक्टिविटी सीरीज ज्यादा है, कॉपर को लात मार के भगाएगा और वो सल्फेट के पास आ जाएगा, तो बना दिया जिंक सल्फेट, और कॉपर बेचारा अकेला रहेगा क्योंकि उसकी जो रिएक्टिविटी पावर थी, जो रिएक्टिविटी एबिलिटी थी वो कम थी, तो इसके लिए वो अकेला बच गया। तो ये था हमारा पहला टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसके हेल्प से हमने बताया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि एक ही बार रिप्लेस हुआ। ठीक है ना, हमने पढ़ा था ना 10th में, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें दो बार चेंज होती है कोई चीजें। तो उम्मीद करता हूं ये वाली चीजें आपको समझ में आ गई कि व्हाट डू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट यहां पे हुआ। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम एक और मेथड यूज करेंगे। ये तो हमारा पहला मेथड था कि पहला तरीका यह है कि हमने एक नॉर्मल सा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक डाल के देखा जिससे हमें पता चला कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन ही हुआ ना दोस्तों, ये जो हो रहा है ये भी कहीं ना कहीं एक रिडॉक्स रिएक्शन ही तो हुआ। ठीक है, अब यहां पे मैं बात करता हूं कि अगर मैं दो हाफ रिएक्शन लेता हूं, क्योंकि हमने भी ये चीज डिस्कस किया हुआ है कि मान लो कि अगर मैं कोई भी दो हाफ रिएक्शन कैरी कर रहा हूं जिसमें एक ऑक्सीडेशन कर रहा है दूसरा रिडक्शन कर रहा है और उसको साइमल्टेनियसली देख रहा हूं, तो उसको भी हम रिडॉक्स रिएक्शन ही कहते हैं। तो यहां पे जो दूसरा मेथड मैं यूज करूंगा वो यूज करूंगा टू हाफ रिएक्शन इन सेपरेट कंटेनर। दो सेपरेट कंटेनर लूंगा और दोनों में अलग अलग हाफ रिएक्शन करूंगा और फिर वो दोनों को ज्वाइन करूंगा। कैसे ज्वाइन करूंगा, ये बहुत ही मजेदार चीज है, आप लोग देखना, मजा आएगा आप लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां पे दो चीज कर रहा हूं। एक मैं ले रहा हूं यहां पे एक बीकर और उसके अंदर सॉल्यूशन ले लिया, और इस सॉल्यूशन के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है वो है जिंक सल्फेट। क्या प्रेजेंट है, ZnSO4। दूसरा मैंने एक और बीकर ले लिया, सेम उसके अंदर सॉल्यूशन है और उसके अंदर जो मटेरियल मैं यूज कर रहा हूं उसके अंदर है दोस्तों कॉपर सल्फेट। तो एक के अंदर है जिंक सल्फेट, इसके अंदर जिंक सल्फेट भरा हुआ है। थोड़ा मैं ब्लू कलर मार देता हूं ताकि आपको थोड़ा पता चले, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ रहा है, करेक्ट, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। ये जिंक सल्फेट हो गया, ये कॉपर सल्फेट हो गया, सॉरी माफ करना मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, समझा, ये आपका कॉपर सल्फेट है, ये वाला जो है इसको मैं ब्लू कलर करता हूं कॉपर सल्फेट को। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। तो ये आपका क्या हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, ये आपका कॉपर सल्फेट हो गया। अब यहां पे एक बेसिक चीज पता है कि जब जिंक सल्फेट होगा तो जब डिसोशिएट होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर जिंक 2+ इलेक्ट्रॉन होंगे और SO4 2- इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी प्रकार कॉपर सल्फेट डिसोशिएट होगा तो कॉपर सल्फेट के पास कॉपर 2+ आयन होगा और SO4 2- इलेक्ट्रॉन जो होगा वो प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ना एक एक करके ना रॉड इंसर्ट करूंगा। कौन सा रॉड इंसर्ट करता हूं बताता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस बीकर के अंदर एक रॉड इंसर्ट करता हूं जो कि है जिंक नाम का। ठीक है, इसके अंदर मैंने जिंक नाम का रॉड इंसर्ट किया और इसके अंदर मैं क्या इंसर्ट करूंगा, कॉपर नाम का जो रॉड है, कॉपर का रॉड जो है इंसर्ट किया। मैंने क्या किया यहां पे, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है दोस्तों, यहां पे देखो ध्यान से देखना, यहां पे मैंने क्या किया, जिंक रॉड को इंसर्ट किया, इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने कॉपर रॉड को इंसर्ट किया। ये आपको समझ में आ गया। अब होगा क्या कि जैसे मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक जब इंसर्ट किया, ठीक है, और इसके अंदर जो कॉपर इंसर्ट किया, तो क्या लगता है आपको कि जिंक जैसे मैं इस सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा तो इसके बीच में रिएक्शन होगा, कॉपर इस सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा तो रिएक्शन होगा, नहीं होगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा, नो नेट रिएक्शन विल अकर, नो नेट रिएक्शन। क्यों नहीं होगा भैया, अभी तक जो भी मैंने यहां पे किया इसके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन क्या है, सिंपल है, क्योंकि भैया ये ZnSO4 में ही Zn जा रहा है, मतलब जिंक सल्फेट के अंदर ही जिंक जा रहा है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर ये उल्टा होता कि जिंक सल्फेट के अंदर कॉपर इलेक्ट्रॉन होता और कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक इलेक्ट्रॉन होता तो रिएक्शन होता, क्योंकि यहां पे जो पिछला हमने किया, अगर आप देखोगे ध्यान से, कहां गया भाई, ये पिछला वाला, ये वाला जो किया, इसमें हमने कॉपर सल्फेट में जिंक डाला तो ये रिएक्ट किया, लेकिन इसके अंदर क्या किया आपने, सेम इलेक्ट्रोड डाला। तो सेम इलेक्ट्रोड डालने के बाद कोई भी नेट रिएक्शन नहीं होता। तो अब तक फिलहाल में क्या हो रहा है, कोई भी नेट रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों रॉड को विद द हेल्प ऑफ ए मेटालिक वायर में कनेक्ट करूंगा। मैं एक मेटालिक वायर लेता हूं, ठीक है, मान लो ये मेटालिक वायर है मेरा, ठीक है, देखो ध्यान से देखना इस चीज को, मैं थोड़ा और नीचे ले लूं क्या इसको, थोड़ा ज्यादा स्पेस की कमी लग रही है मुझे, ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को थोड़ा सा, बिल्कुल, बस आपका लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर ये चीजें जो है कंप्लीट हो जाएगी, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो बिल्कुल अच्छे से देखना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मैंने क्या किया, एक मेटालिक वायर लिया,
ठीक है, एक मेटालिक वायर यहां से लिया और इन दोनों रॉड को मैंने क्या कर दिया, सिंपली कनेक्ट कर दिया। मुझे बताओ कि जैसे मैंने यहां पे मेटालिक रॉड दोनों रॉड को मेटालिक वायर से कनेक्ट किया तो क्या लगता है रिएक्शन होगा? यस, देयर विल बी ए चांस, देयर विल बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन। क्या हो जाएगा कि वहां पे रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना बढ़ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन। प्रोसेस याद रखना, सबसे पहले मैंने 2 बीकर लिया, जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट, फिर जिंक सल्फेट में जिंक डाला, कॉपर सल्फेट में कॉपर का रॉड डाला, एंड उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था, तब तक कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे इन दोनों इलेक्ट्रोड को विद द हेल्प ऑफ ए मेटालिक वायर जोड़ दिया तो कहीं ना कहीं इसमें एक रिएक्शन स्टार्ट होगा, एंड वो रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए आप यहां पे छोटा सा बल्ब लगा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप यहां पे क्या लगा दो, एक छोटा सा बल्ब लगा दो। अगर बल्ब जलेगा तो आपको पता चलेगा कि करंट इज फ्लोइंग, बल्ब नहीं जलेगा तो हम लोग को पता चलेगा कि दैट करंट इज नॉट फ्लोइंग। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि नहीं? यहां पे समझ में आ रहा है? क्लियर। अब जैसे कि हम लोग को पता है कि जिंक का जो रिएक्टिविटी पावर होता है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग वो ज्यादा होता है, तो जिंक क्या करेगा, रिप्लेस करेगा कॉपर को। अब मुझे एक और चीज पता है कि जिंक जो होगा यहाँ पे, जिंक मेटल जो होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे आपको पता ही है कि Zn जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज भी करेगा, और यहाँ पे Zn, यहां पे अगर मैं बात करूं कि जिंक जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस भी करेगा ना, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेगा। ठीक है, यहां पे देखो एक चीज मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को ध्यान से देखना इस चीज को। जिंक जो होगा वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन को मतलब एमिट करेगा, और जिंक के पास 2+ इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो ये न्यूट्रल होगा। तो यहां पे क्या होगा कि जैसे ही आपने ये मेटालिक वायर को जोड़ा, ध्यान देना, ये जो मेटालिक वायर आपने जोड़ा तो इसके वजह से होगा ये कि आपका ये जो 2- इलेक्ट्रॉन था, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन था ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करने लगेगा, यहां से मूव करने लगेगा, और मूव करते करते ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो था दोस्तों, ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते करते क्या हो जाएगा, यहां पे मैं लिखूंगा तो नहीं, यहां पे चाहिए तो मैं ऊपर लिख देता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके यहां पे आ जाएगा, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्यों आ गया? क्योंकि जिंक का जो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो पावर एबिलिटी है वो कॉपर से ज्यादा है, तो यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहां से मेटालिक वायर के थ्रू ट्रांसफर होके यहां पे पहुंच गया, मतलब जिंक के सॉल्यूशन के पास से 2 इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया, कॉपर के पास पहुंच गया। कॉपर यहां पे क्या है, Cu2+ प्रेजेंट है, कॉपर जो है यहां पे Cu2+ प्रेजेंट है। अब होगा क्या दोस्तों यहां पे कि ऑलरेडी जो है ना दोस्तों, ठीक है, ऑलरेडी जो है फिर जो ये कॉपर मतलब माफ करना, ये कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी उसके पास क्या है, 2+ आयन प्रेजेंट है। तो अब ये 2+ आयन प्रेजेंट है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जब 2+ आयन उसके पास कॉपर के पास पहले से ही था, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी जब आ गया तो 2+ और 2- क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये कहीं ना कहीं ये जो कॉपर है आपका न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है एक चीज जो हमने रिएक्शन में भी कंसीडर किया था कि लास्ट में कॉपर बच रहा है, जो फर्स्ट हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा इसमें कॉपर बेचारा अकेला बच रहा है, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा कि जैसे ही आपका 2 इलेक्ट्रॉन मूव करके मेटालिक वायर से यहां तक पहुंचा तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे क्या हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और पहले से कॉपर के पास 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बन गया, ये न्यूट्रल बन गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिटिव की वजह से यहां पे कॉपर का डिपोजिशन होने लगेगा, क्योंकि यहां पे क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये पूरा इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो जाएगा, ये येलो वाला जो पोर्शन में बना रहा हूं इसके ऊपर ये क्या हो गया, कॉपर का डिपोजिशन होने लगा, Cu कॉपर डिपोजिशन। क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पे कॉपर का डिपोजिशन होने लगेगा। ठीक है, अब जैसे ये चीज कंप्लीट हुआ तो ऑब्वियसली आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, और करंट जो है वो उस टाइम पे फ्लो कर रहा होगा। लेकिन ये जो करंट फ्लो हो रहा होगा ये एकदम शॉर्ट समय के लिए फ्लो हो रहा होगा, जब तक ये कॉपर डिपोजिशन नहीं हो रहा तब तक। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास था वो ट्रांसफर होके गया, तो जैसे उसके पास गया यहां पे कॉपर का डिपोजिशन होने लगेगा, एंड उस समय तक आपका जो बल्ब है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। मतलब बल्ब ग्लो हो रहा है, द करंट इज फ्लोइंग इन दैट सर्किट। ये सर्किट के अंदर या फिर एक रिएक्शन के अंदर जो है करंट प्रोड्यूस या फिर जनरेट हो रहा है, तो करंट जनरेट हो रहा है जो है किससे पता चल रहा है, आपका बल्ब से। तो हमने बल्ब लगा रखा है तो बल्ब जल रहा है, इसका मतलब करंट प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन ये करंट हमेशा के लिए प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, एक छोटे समय के लिए यहां पे जो करंट है वो यहां पे क्या हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, बट यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या लगता है आपको ये देख के कि ये सर्किट जो है या फिर जो सेटअप बोल लो आप, ये सेटअप कंप्लीट नहीं है, कुछ अधूरा सा दिख रहा है हम लोग को, ये सेटअप जो है कंप्लीट नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अब ये सेटअप कंप्लीट नहीं है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमें इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब कंप्लीट करने के पहले अगर आप एक चीज ऑब्जर्व यहां पे अगर आप ध्यान से करोगे, तो अगर ये लेफ्ट वाला चीज देखोगे, यहां पे अगर आप ये लेफ्ट वाला चीज देखो, एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, इसके पास क्या था, पहले 2 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, तो ये Zn2+ यहां पे अकेला बच रहा था, Zn2+ अकेला बच रहा था। मतलब ये जो सॉल्यूशन है फिलहाल में ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है।
अगर मैं यहां नीचे लिखूं इसको, यहां पे ये जो सॉल्यूशन है लेफ्ट वाला की अगर मैं बात करूं, ये क्या है, पॉजिटिवली सॉल्यूशन है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन है। अगर मैं बात करूं ये जो ये है आपका लेफ्ट वाला जो बीकर है, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। वही जब इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया तो यहां पे क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। तो ये वाला क्या है, निगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये वाला क्या है, निगेटिवली चार्ज। और मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और निगेटिवली चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज को एनोड बोलते हैं, निगेटिवली चार्ज को कैथोड बोलते हैं। लेकिन इसके पहले एक और चीज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, क्या रिएक्शन क्या देखेंगे। तो नॉर्मली क्या हो रहा है कि जैसे ही लेफ्ट वाला था, लेफ्ट वाला जो था, अब ये क्या करेगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज पहले आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि भाई ये खुद पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो अब मेरे पास तो भाई नेगेटिविटी बची नहीं, मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूं, मान लो कि मैं एक पॉजिटिव पर्सन है, तो मेरे पास तो भाई नेगेटिविटी है ही नहीं, तो मैं और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था तभी तो यहां पे कॉपर डिपोजिशन हो रहा था और तभी मेरा जनरेट हो रहा था इलेक्ट्रिसिटी और तभी मेरा बल्ब जल रहा था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो ये पॉजिटिव बन गया, तो अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए नहीं बचा। तो जब नहीं बचेगा तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना बंद कर देगा। जैसे यहां पे आएगा 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने क्या कर दिया, कॉपर डिपोजिशन कर दिया। अब ये क्या बन गया है, आपका निगेटिवली चार्ज बन गया है। लेकिन अब ये जब निगेटिव बन गया है तो ये और ज्यादा नेगेटिव चार्ज लेगा। क्या मैं ऑलरेडी नेगेटिव हूं, तो ऑलरेडी मैं नेगेटिव हूं तो मैं और नेगेटिविटी क्यों लूं, तो ये नहीं लेगा, ना तो ये देगा ना तो ये लेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो आपको ऑपरेशन चल रहा था, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो हो रही थी वो स्टॉप हो जाएगी, यानी कि आपका बल्ब ग्लो करना भी स्टॉप हो जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो करंट जो है ये जनरेट नहीं होगा। अब इस चीज को टैकल करने के लिए यार मुझे करंट डेवलप करना है, कहीं ना कहीं जनरेट करना, तो इस चीज को टैकल करने के लिए हम एक बहुत ही अमेजिंग और मजेदार चीज यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या यूज करेंगे, सॉल्ट ब्रिज यूज करेंगे। सॉल्ट ब्रिज इज नथिंग बट क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो लगभग एक ट्यूब होता है। अगर मैं बात करूं इस प्रकार का एक ट्यूब होता है। ठीक है, एक 2 वे ट्यूब होता है, इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल भरे होते हैं और ये जो मटेरियल भरे होते हैं वो जनरली क्या होता है, अगार जेल प्रेजेंट होता है और बहुत सारे सॉल्यूशन प्रेजेंट होते हैं। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि ये जो आपका अगार जेल जो होता है वो, और साथ ही में ना इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो कि एक तरीके का सॉल्ट होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, एक्सेट्रा, जो भी आपको लिखना है लिख लो। तो यहां पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं यहां पे सॉल्ट ब्रिज जो है वो कनेक्ट करूंगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर यहां पे मैं जोड़ूंगा सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, क्या जोड़ रहा हूं मैं, सॉल्ट ब्रिज जोड़ूंगा। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, देखो ध्यान से, सॉल्ट ब्रिज को मैं क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। और ये सॉल्ट ब्रिज क्या है, जैसे मैंने बोला उसके अंदर क्या है, मटेरियल भरा हुआ है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, मटेरियल भरा हुआ है। और इसका जो माउथ है ना दोनों एंड का वो क्लोज है। क्यों क्लोज है, नहीं तो भैया उसके अंदर जो अगार जेल भरा हुआ है, इसके अंदर पूरा अगार जेल और जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्ट भरे हुए हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो समझ जाना कि आपने सॉल्ट ब्रिज जो है वो आपने दोनों ही बीकर के ऊपर क्या कर दिया है, दोनों को जोड़ दिया। समझ में आ गया, आपने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। समझ में आ गया। अब जो सॉल्ट ब्रिज है इसको मैंने क्या किया, डिप कर दिया। ये क्या है आपके लिए, सॉल्ट ब्रिज है। ये आपके लिए क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। जैसे ही मैंने सॉल्ट ब्रिज को इन दोनों ही बीकर सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं जोड़ूंगा दोस्तों, तो यहां पे होगा क्या कि मान लो कि मैं इस पहली बात तो देखो, अगार जेल क्या है, एक सेमी सॉलिड मीडियम प्रोवाइड करता है। और ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है ये हो सकता है कोई भी ले लो, KCl ले लो, KNO3 ले लो, तो ये आपका एक सॉल्ट प्रोवाइड करता है। तो मान लो कि मैंने इसके अंदर KCl लिया हुआ है, तो K प्लस चार्ज होगा, Cl माइनस चार्ज होगा। तो होगा क्या कि ये बेचारा जो था ये पॉजिटिव चार्ज था पहले से, तो इसके पास Cl आ जाएगा। ये बेचारा क्या था, इसके पास कुछ नहीं था ना, तो इसके पास क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, यानी क्लोरीन आ जाएगा इसके पास। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, क्लोरीन माइनस। जब चार्ज आ जाएगा तो पहले से यहां पे पॉजिटिव चार्ज था और जैसे ही क्लोरीन माइनस आएगा इस वजह से ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। इस वजह से ये पूरा सॉल्यूशन न्यूट्रल बन जाएगा, क्योंकि जब मैं पॉजिटिव चार्ज हूं और मेरे पास कोई सॉल्ट का नेगेटिवली चार्ज आ गया तो मैं पॉजिटिव वो नेगेटिव दोनों मिलकर हम क्या बनाएंगे, न्यूट्रल। और हमें न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाना बहुत जरूरी है। यहां पे क्या था, यहां पे क्या था, नेगेटिवली चार्ज था, तो ये जो K प्लस है यहां पे आ जाएगा इस तरफ वाले, यानी राइट साइड वाले जो बीकर है, राइट साइड वाले जो इलेक्ट्रोड है इसके पास आ जाएगा, तो K प्लस इसके पास आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज था अब ये भी बन जाएगा न्यूट्रल, अब ये भी बन जाएगा न्यूट्रल। अब दोनों ही केस में ये आपका न्यूट्रल बन गया, वो भी आपका क्या बन जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है बन जाएगा।
क्या बन जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा सॉल्ट ब्रिज जो है इसका मेन फंक्शन क्या है, अगर आप देखोगे ध्यान से, मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, मतलब कहीं ना कहीं जो आपका सॉल्ट ब्रिज जो है इसका मेन फंक्शन आपको क्या पता चला, इस प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन है कि उस सॉल्यूशन को वो क्या कर सके, न्यूट्रल बना सके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन क्या है, वो सॉल्यूशन को न्यूट्रल बना दे, सॉल्यूशन को न्यूट्रल सॉल्यूशन बना दे, एंड साथ ही में सर्किट जो है आपका या फिर जो सेटअप है, सर्किट बोल लो या फिर सेटअप जो है उसको वो पूरा कंप्लीट कर सके। क्योंकि अगर मान लो यहां पे सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो ये पूरा जो दोनों बीकर है वो एक दूसरे से सेटअप के मामले में कंप्लीट नहीं करते और ये दोनों सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं बनता। तो इन ऑर्डर टू मेक द सॉल्यूशन न्यूट्रल एज वेल एज टू कंप्लीट द सेटअप और वी कैन से सर्किट, सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा न्यूट्रल बन गया और इस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है वो आपका कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टू हाफ रिएक्शन। और यहां पे अगर आप देखोगे ना, यहां पे हुआ क्या, अगर आप ध्यान दोगे यहां पे, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि यहां पे क्या था कि आपका जो Zn था, देखो यहां पे ध्यान से, जो यहां पे आपका Zn था, जो पहले जिंक की अगर मैं बात कर लूं, जो Zn था वो क्या दे रहा है, आपका जिंक का 2+ दे रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन माइनस दे रहा है। ठीक है, उसी प्रकार जो आपका कैथोड जो था, ठीक है ना, जो आपका कैथोड था ये आपका क्या दे रहा है, अगर आप देखोगे तो ये कॉपर 2+ +2 इलेक्ट्रॉन माइनस जो है ये आपका क्या दे रहा है, कॉपर दे रहा है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहां पे क्या था कि जिंक जो है वो जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस दे रहा है। यहां पे जो कॉपर 2+ था और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आया, वहां से इन दोनों ने रिएक्ट करके क्या दिया, कॉपर दिया। ये कॉपर डिपोजिशन दिया ना, ये कॉपर दिया कि नहीं, डिपोजिशन। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन + 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस क्या आ रहा है, बाहर निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस बाहर निकल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। तो ये मेरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहलाएगा। और ये वाला क्या कहलाएगा, यहां पे देखो कॉपर था +2 इलेक्ट्रॉन आया, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। एंड यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये क्या बन जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं, जगह खत्म हो गया मेरे पास, तो ये बन जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज करके हमने रेडॉक्स रिएक्शन करके दिखा दिया। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये टॉपिक बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ ये पूरा टॉपिक होता है कंप्लीट और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी हमने कंप्लीट करा दिया है। और उम्मीद करता हूं खासकर ये टॉपिक बहुत ही हार्ड टॉपिक है, लेकिन कंसेप्ट हमने आपको पढ़ाया है कि अगर आपको इस तरीके से याद रहेगा तो आप खुद से, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, आप ये बस चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की ये आप अगर समझ के चले जाओगे तो आपको फुल मार्क्स एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि यार हमारा चैनल अभी काफी छोटा है, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है ताकि हम उस मुकाम पे पहुंच सके। आप मुझे बचपन से जानते हो, आप मेरे साथ बचपन से JR ट्यूटोरियल्स पे पढ़ते आए हो, लेकिन यार इस चीज को हमें ग्रो करनी है, हम मेहनत कर रहे हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो इसको भी हम आगे लेके जा सकते हैं। आपका प्यार और सपोर्ट दिखेगा तो हम और मेहनत करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इतना मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं और उस पर आप व्यूज नहीं लाते हो, तो कहीं ना कहीं हमें एक अंदर से डिमोटिवेशन फील होता है, हमारे टीचर्स को डिमोटिवेशन फील होता है और कहीं ना कहीं फिर ये चीजें हमें बंद करनी पड़ती है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्यार देते रहना, जितना हो सके उतना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।